हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स यानी सैलों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में, यानी 3 टाइप्स की जो रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो हमने उसमें इग्नियस रॉक्स के बारे में वो कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण है वो होता है। सेडिमेंट्री या अवसादी शब्द के अंग्रेजी रूपांतर, यानी अवसाद जो है उसके अंग्रेज में रूपांतर, सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट्स से हुई है। यानी अवसादी शब्द को अंग्रेजी में बदलकर रूपांतरित करके सेडिमेंट्स शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना, यानी जो चीजें उथल पुथल हैं उनको व्यवस्थित करना, यानी उनको मैनेज करना। अपक्षय तथा अपर्दन क्रियाओं द्वारा, अब अपक्षय और अपर्दन, इरोजनल एंड वेदरिंग जो एक्टिविटी है, क्रियाओं द्वारा सैलें टूट फूट कर छोटे बड़े कणों में परिवर्तित होती रहती हैं, जिन्हें अवसाद है वो कहते हैं। यानी अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं द्वारा जो सैलें होती हैं वो टूट फूट कर छोटे बड़े कणों में, यानी स्मॉल और बिग पार्ट्स में चेंज है वो होती रहती है, और इनको हम सेडिमेंट्स हैं वो कहते हैं। बालू, मिट्टी, बजरी, रोड़ी इत्यादि अवसाद के विभिन्न रूप हैं। अनाच्छादन के साधन लाखों वर्षों तक इस अवसाद को परतों में जमा करते रहते हैं। कालांतर में ये परतें ठोस होकर अवसादी शैलें बनती हैं। यानी जो इरोजनल फैक्टर होते हैं ये इनको लेयर बाय लेयर इनको डिपॉजिट करते रहते हैं, ठीक है। ये और कालांतर में जब लॉन्ग टाइम हो जाता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज है वो हो जाती है। यानी जो इरोजनल एजेंट होते हैं वो सैलों का इरोजन करके, अपर्दन करके उस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते रहते हैं, और लाखों वर्षों में जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाते हैं लेयर बाय लेयर, तो फिर उसका सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण है वो होता है। अवसादी सैलों के बनने की प्रक्रिया को शिलीभवन, लिथिफिकेशन कहा जाता है। स्त्रो यानी लेयरों में मिलने के कारण इन्हें स्ट्रेटिफाइड या सतरित सैलें भी कहा जाता है। अवसाद के अतिरिक्त इन सैलों के निर्माण में पौधों और जानवरों के अवशेष से उत्पन्न जीवांश तथा घुलनशील तत्व भी योगदान देते हैं। कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये लेयर बाय लेयर होती हैं, तो इसलिए इनको स्तरित सैलें हैं वो भी कहा जाता है। अवसाद के अतिरिक्त पौधों और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनका भी इन सैलों के निर्माण में योगदान है वो होता है। अब पृथ्वी के ऊपर जो कोयला, पेट्रोलियम ये पाए जाते हैं ये अवसादी सैलों में ही मिलते हैं। इन सैलों में जीवों के अवशेष हैं वो पाए जाते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी सैलों का वर्गीकरण। यानी संरचना के आधार पर अवसादी सैलों के 2 वर्ग हैं। फर्स्ट है आपका निर्जैव अवसादी सैलें जिनमें जीवन नहीं होता, जैव अवसादी सैलें, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स एंड ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बनने की प्रक्रिया यानी मेकिंग फॉर्मेशंस के बेस के ऊपर अवसादी सैलें हैं 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी सैलें, उसके 2 पार्ट्स हैं, बालू प्रधान अवसादी सैलें और चीका प्रधान अवसादी सैलें। फिर दूसरा है उसमें रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी सैलें। यानी बनने की प्रोसेस के आधार पर अवसादी सैलें 2 प्रकार की हैं, यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी सैलें और रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी सैलें। अब पहले हम डिस्कस करते हैं निर्जैव अवसादी सैलें। अनाच्छादन के साधन यांत्रिक और यानी केमिकल एंड फिजिकल विधि द्वारा टूटे फूटे चट्टानी खंडों और कणों को बहा ले जाते हैं और परतों में इनका निक्षेपण कर देते हैं। बनने के आधार पर निर्जैव अवसादी सैलें 2 प्रकार की होती हैं। अब जो इरोजन के जो एजेंट होते हैं वो टूटे फूटे जो अवसादी सैलें होते हैं केमिकल एंड फिजिकल
प्रोसेस के द्वारा जब चट्टानें टूटती हैं तो उसके कणों को वो बहाकर ले जाकर एक जगह इकट्ठा है वो कर देते हैं। अब बनने की प्रोसेस यानी फॉर्मेशंस के आधार पर जो अवसादी शैलें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें यानी कणों के आकार और प्रकार के आधार पर यांत्रिक क्रिया से बनी निर्जैव अवसादी शैलें दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है बालू प्रधान। बालू प्रधान अवसादी शैलें, इन शैलों का निर्माण बालू के कणों के दबाव के कारण कठोर पड़ने से होता है। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन इस प्रकार की शैलों का प्रमुख उदाहरण है। कभी कभी समुद्री तटों और नदियों के तल पर बालू के कणों के साथ गोल व चिकने रोड़े गारे के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, तब ऐसी शैलों को कांग्लोमेरेट कहते हैं। अब दूसरा है इसमें चीका प्रधान अवसादी शैलें। ये शैलें मुख्यतः दलदल या चिकनी मिट्टी के महीन कणों के संपीड़न यानी कंप्रेशन से बनती हैं। इस वर्ग अब जो चीका प्रधान है ये महीन और जो चिकनी मिट्टी होती है उसको संपीड़नी कंप्रेस दबाव आने से चीका प्रधान बालू शैलों का निर्माण है वो होता है। बालू चीका प्रधान अवसादी शैलों का निर्माण है वो होता है। इस वर्ग की प्रमुख शैलें सेल, चीका मिट्टी, क्ले, ये शैलें चिकनी, अरंध्र और भारी व कठोर होती हैं। अब इसमें बनने की प्रोसेस के आधार पर सेकंड आता है आपका रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें। इन शैलों का निर्माण प्राचीन काल में स्थलमंडल के नीचे दब जाने वाले दलदली प्रदेशों के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के क्षय से हुआ था। यानी लॉन्ग टाइम पर पृथ्वी का जब निर्माण हुआ उस टाइम पर दलदली क्षेत्र में जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो दब गए थे। तो दबने से जो रासायनिक यानी केमिकल क्रिया द्वारा जो चेंजमेंट हुए उनसे द्वारा ही इन अवसादी रासायनिक अवसादी शैलों का निर्माण है वो हुआ। भूपटल के नीचे वायु का अभाव, प्रचंड गर्मी और शैलों के भारी दबाव के फलस्वरूप जैव पदार्थ कठोर और सहनत होकर शैल बन जाती हैं। ये शैलें अग्रलिखित दो प्रकार की होती हैं। अब जो ये शैलें होती हैं वो अग्रलिखित दो प्रकार की होती हैं कि जैव अवसादी शैलें हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहली है चूना प्रधान अवसादी शैलें, दूसरी है कार्बन प्रधान अवसादी शैलें। तो पहली है चूना प्रधान अवसादी शैलें। झीलों, समुद्रों के साफ गहरे और उष्ण जल में रहने वाले जानवरों के चूना युक्त कवच व अस्थि पिंजर के आपस में जुड़ जाने से चूने का पत्थर बनता है। उष्ण कटिबंध के समुद्रों में रहने वाले परवाल के अस्थि पिंजरों से ही परवाल भीतियों तथा परवाल द्वीपों का निर्माण है वो होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र में लगभग 2000 किलोमीटर लंबी कटक ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण भी परवालों के अस्थि पिंजरों के जुड़ने से हुआ है। अब देखो चूना प्रधान जो अवसादी शैलें होती हैं ये क्या होता है कि परवाल नामक एक समुद्री जीव होता है, ठीक है। वो परवाल होते हैं वो मरते रहते हैं फिर जमता रहता है, उसमें चूने की क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। वो परवाल नामक समुद्री जीव वो समुद्र में मरते रहते हैं, जमते रहते हैं, मरते रहते हैं, जमते रहते हैं। तो इस प्रकार उनके अस्थि पिंजर हैं वो आपस में जुड़ते रहते हैं और परवाल नामक समुद्री जीवों के अस्थि पिंजरों के जुड़ने से ही चूना प्रधान अवसादी शैलों का निर्माण है वो होता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो चूना प्रधान अवसादी शैलों का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत का जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण भी परवाल नामक समुद्री जीवों के मरने से ही और उनके अस्थि पिंजरों के जमने से ही लक्षद्वीप जो द्वीप है उसका निर्माण है वो हुआ है। अब इसमें सेकंड आती है आपकी कार्बन प्रधान अवसादी शैलें। इन शैलों का निर्माण दलदली क्षेत्र में उगी वनस्पतियों के तनों, पत्तों, टहनियों तथा जड़ों इत्यादि के परतों में दब जाने से हुआ है। प्रचंड गर्मी तथा ऊपरी शैलों के दबाव के कारण इन पदार्थों के कार्बन के अतिरिक्त अन्य अधिकांश तत्व झुलसकर नष्ट हो गए। कालांतर में यह वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो गई। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। अब मान लो कि जैसे ये कोई एक प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर आपके पेड़ पौधे हैं वो उगे हुए हैं, ठीक है। ये दलदली क्षेत्र है। जब क्या होता है ये दलदली क्षेत्र
कुछ चेंजमेंट आता है पृथ्वी में, तो दलदली क्षेत्र है वो नीचे दब जाता है, तो नीचे प्रचंड गर्मी के कारण और वायु के अभाव के कारण, केमिकल रिएक्शंस के कारण ये कार्बन में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण है वो कहा जाता है। इस प्रकार बनने वाली सेलों को कार्बन प्रधान अवसादी सेलें हैं वो कहा जाता है। इन्हीं सेलों में फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस इनके मिलने की संभावना है वो ज्यादा होती है। उसके बाद आते हैं कि अवसादी सेलों की प्रमुख विशेषताएं, कि अवसादी सेलों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अवसादी सेलें परतों में पाई जाती हैं। ये पहले आपको बताया था कि लेयर बाय लेयर जो सेडिमेंट्स हैं वो जमा होते रहते हैं और कालांतर में जाकर वो एक सेल का रूप धारण कर लेते हैं, तो उनको अवसादी सेलें हैं वो कहा जाता है। तो अवसादी जो सेलें हैं वो परतों में पाई जाती हैं। इन सेलों में रवे नहीं पाए जाते। रवे मीन्स जैसे कि हमारे स्वाटर में मुनमुने से हो जाते हैं रुए से, इस प्रकार इन सेलों में रवे है वो नहीं पाए जाते। रवे हैं वो आपके इग्नेस रॉक्स में पाए जाते हैं। इन सेलों में प्राणीज अवशेष पाए जाते हैं, कि प्राणियों के जो अवशेष होते हैं वो इन सेलों में पाए जाते हैं, जो जीवन के विकास काल को प्रदर्शित करते हैं। कि जब हम अवसादी सेलों निकालते हैं तो उस इसमें प्राणियों के अवशेष हैं वो पाए जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जीवन का आरंभ कितने साल पहले हुआ, कि जीवन का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से प्राणियों के अवशेष है वो इन सेलों में पाए गए हैं। तो इनमें पाए जाने वाले जो अवशेष हैं वो जीवन के विकास काल को प्रदर्शित करते हैं। ये सेलें अपेक्षाकृत नरम होती हैं, यानी ये मुलायम होती हैं। मुलायम होने के कारण इन सेलों में कुएं खोदना या भवन निर्माण की क्रियाएं करना बहुत आसान होता है। इन्हें चाकू से कुरचने पर इनमें से महीन कण झड़ते हैं, कि जैसे हम इनको चाकू से कुरचते हैं, चाकू से कुरचने पर इनमें महीन मिस बारीक बारीक जो कण है वो झड़ते हैं। भारत का जो उत्तरी भारत का मैदान है वो अवसादी सेलों का ही बना हुआ है। इनमें मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत फायदेमंद होती है, अच्छी खेती होती है, और यातायात के लिए भी ये अवसादी सेलें सुगम होती है, क्योंकि इन पर रोड बनाना, रेलवे ट्रैक बिछाना आसान होता है, क्योंकि इनको आसानी से काटा जा सकता है। फिर है आग्नेय या कायांतरित सेलों की तुलना में, यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक सेलों के कंपैरिजन में इनका अपर्दन आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं। पानी के साथ ये सेलें बह जाती हैं या हवा के साथ भी इनके कण है वो उड़ जाते हैं। अवसादी सेलें सरंध्र होती है। सरंध्र मीन्स उनमें से माइनर, जैसे कि ये अवसादी सेल है, इनमें क्या होगा कि ये होल होते हैं छोटे छोटे, तो इनमें पानी है वो आसानी से सुगमता से नीचे है वो प्रवेश कर जाता है। कि अवसादी सेलें हैं वो सरंध्र होती हैं, उनमें पानी है वो आसानी से रिस कर या नीचे प्रवेश है वो कर जाता है।